गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अब से पहले हमने चर्चा की थी छायावाद क्या होता है, छायावाद को किन किन इतिहासकारों ने किस तरह से परिभाषित किया है और छायावाद की क्या सार्वभौमिक परिभाषा। अगर तो मैंने आपको बताया कि छायावादी कविता वह कविता होती है जिसमें प्रेम, प्रकृति, मानव सौंदर्य की अनुभूतिपरक, रहस्यात्मक, सूक्ष्म और वेदनामयी अभिव्यक्ति लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य भाषा में की जाती है वो छायावादी अगर तो ये छायावादी कविता होती है। अब है हमारी छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो देखिए, हमारा टॉपिक होगा छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो देखिए, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि छायावादी काव्य है वो द्विवेदीयुगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ। तो प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ तो यह स्वाभाविक बात है, द्विवेदीयुगीन काव्य की जो विशेषताएं हैं उनसे हटकर छायावादी काव्य में विषय वस्तु को अपनाया गया। तो छायावादी काव्य की विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही द्विवेदीयुगीन कविता से या पूर्ववर्ती कविताओं से हटकर है। अब देखिए किस तरह से है हटकर। तो छायावादी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें पहली है आत्माभिव्यंजना। आत्माभिव्यंजना, अब देखिए आत्माभिव्यंजना आपने पढ़ा होगा। इससे पहले द्विवेदी युग था छायावाद से पहले, और द्विवेदी युग में हमने पढ़ा कि द्विवेदी युगीन जो कविता थी वो आदर्श नैतिकता से जुड़ी हुई थी, सामाजिक दुर्दशाओं का, सामाजिक समस्याओं का भी उसमें चित्रण था, अगर समाज से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे छायावादी कविता है छायावादी काव्य है वो समाज से हट करके आत्माभिव्यंजना का मतलब है छायावादी कवियों ने अपनी स्वयं की आत्मा की अभिव्यक्ति की है, कविता में अपनी स्वयं की बातों को बताया है। क्योंकि छायावादी कवि थे वो अधिकतर जितने भी छायावादी कवि थे वो पीड़ा के कवि थे। इन्होंने इनके जीवन के जो निजी प्रसंग है, निजी घटनाएं हैं, निजी जो मनोभाव हैं उनको अपनी कविता में बताया है जो इन्होंने भोगा है। तो इन्होंने अपनी कविता में अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति की है। आपने पढ़ा होगा जयशंकर प्रसाद, आपने जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ा होगा कि उनकी दो तीन शादियां हो गई थी, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रियतमा है वो खत्म हो जाती थी। अन्य दूसरे छायावादी कवि हैं उनकी अलग पीड़ा महादेव वर्मा है, आपने वेदना और कामना की कविता के रूप में जानी जाती है। पंत है, आपने पढ़ा होगा, निराला है, सरोज स्मृति पढ़ी होगी। तो ये जितने भी कवि हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में पीड़ित रहे और उस पीड़ा को ही इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यंजन समझाया, बताया। आप देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, आपके सिलेबस में आंसू नामक क्या उसमें लिखा है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। क्या कहा है उन्होंने? कहा है आंसू कैप ही इस विषय को लेकर ही इसका नाम आंसू रखा गया। उन्होंने कहा है कि उस प्रियतमा का जो वियोग है, उसकी जो विरह की पीड़ा है वो आज पहले मेरे मस्तिष्क में घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति छाई। वो मस्तिष्क से पहले तो स्मृति के रूप में बनी हुई थी, लेकिन आज पता नहीं कैसा बुरा दिन आ गया कि उसको अत्यधिक स्मरण करने की वजह से आज वही पीड़ा आंसू के रूप में बह रही है। उसी को लेकर उन्होंने आंसू कैप लिख दिया जो आपके सिलेबस में है। आ गया समझ? तो अपनी पीड़ा का वर्णन किया। उधर आप पंत को देख लीजिए, पंत जी ने आपको सिलेबस में आंसू की बालिका कविता है, आंसू की बालिका कविता में वो अपनी प्रियतमा को स्मरण करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके विरह में कह रहे हैं, विदुर उठ से मृदु भावों का, विदुर जानते हो जिसकी प्रियतमा खत्म हो जाती, विदुर उठ के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें सुकुमारी, मूंद दोहरे दृग द्वार। क्या कहा है पंत जी ने? कहा है आंसू की बालिका में, कहा है अपनी प्रियतमा को स्मरण करते हुए कहा है कि प्रियतमा
जैसे ही तुम्हारा स्मरण हो जाता है मेरे को आपके वियोग में, तो क्या होता है? विदुर उर्के मृदु भावों से, विदुर हृदय से, मैं तुम्हारा मधुर भावों से, कोमल भावों से तुम्हारा कर नित्य नव श्रृंगार, रोजाना तुम्हारा नया नया श्रृंगार करता रहता हूँ मेरे हृदय रूपी मंदिर। पूजता हूं मैं तुम्हें सुकुमारी, मूंद दोहरे उसको स्मरण करता रहता हूँ, पूजता रहता हूँ, मूंद दोहरे द्वार, दोनों आंखों को बंद करके, दोनों नेत्र रूपी दरवाजे को बंद करके फिर उसको अंदर स्मरण, तो अपनी पीड़ा का वर्णन किया। अगर उधर आप देख लीजिए निराला है, आपने पढ़ा है राम की शक्ति पूजा, पढ़ा होगा आपने राम की शक्ति पूजा। उसमें क्या था? उसमें राम की पीड़ा का वर्णन नहीं है, राम के माध्यम से निराला ने अपने व्यक्तिगत जीवन की जो भी पीड़ा है, व्यक्तिगत जीवन के जो भी दुख और वेदना है उसको अभिव्यक्त किया। आपने पढ़ा होगा, लिखा है उन्होंने राम की शक्ति पूजा में, पहला ही पद है, दिख जीवन जो पाता ही आया वो, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन राम का जो न था। देखिए क्या कहा, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को बताया, अपनी व्यक्तिगत पीड़ाओं को कविता के माध्यम से बताया। तो इस तरह छायावादी काव्य के जितने भी कवि हैं उन्होंने न किसी समाज की पीड़ा का वर्णन किया, न किसी समस्या का वर्णन किया, इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की पीड़ाओं को, व्यक्तिगत जीवन की जो अभिव्यक्ति उसको कविता में बताया। ये छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। अगर व्यक्तिगत जीवन इन्होंने क्या भोगा है, तभी तो कहा है कि व्यक्तिगत छायावादी जो कविता है वो व्यक्तिनिष्ठ है। वहां वो वस्तुनिष्ठ थी, ये व्यक्तिनिष्ठ थी। अगर दूसरी जो छायावादी काव्य की जो दूसरी विशेषता है वो है सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण देखिए, सौंदर्य चित्रण आपने पढ़ा होगा, बताया मैंने आपको कि छायावादी कवि हैं वो कल्पना प्रधान है और सूक्ष्म, व्यक्तिनिष्ठ कल्पना प्रधान और सूक्ष्म है। वो वहां वर्णन प्रधान थे, वो जैसा है उसका वर्णन कर देते थे। ये कल्पना प्रधान है, इन्होंने कल्पना के माध्यम से अपनी कविता में नायक नायिका का, प्रकृति का या मानव का सौंदर्य चित्रण किया। प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में जाने जाते हैं छायावादी कवियों को। इन्होंने प्रकृति प्रेम, सौंदर्य प्रेम की कविताएं लिखी। आप देखिए लिखा है आपने, जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ी होगी, उस कामायनी में उन्होंने सत्ता के सौंदर्य का चित्रण करते हुए एक पद लिखा है, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। देखिए क्या कहा है, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण किया है। जैसे ही प्रलय हो गई थी, प्रलय होने के बाद बादल चारों ओर नील गगन छाए हुए थे, उन बादलों के बीच उन काले पहाड़ों पर श्रद्धा विराजमान थी। और वो श्रद्धा का सौंदर्य उस समय कैसा लग रहा था? वो इस तरह लग रहा था जिस तरह से मानो, कैसे लग रहा था? मानो वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो किनके बीच खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। जिस तरह बादलों के बीच में बिजली खिलती रहती है, चमकती रहती है, उस तरह उन काले पहाड़ों की जो श्रद्धा की मुस्कुराहट इस तरह से दिखती है। तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। और भी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, आपने पढ़ा होगा, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब कहने करते रहते हैं। उन्होंने सौंदर्य चित्रण भी ऐसा किया जिसमें अनंत अभिलाषाओं के सपने अपने गहने करते रहते हो, इस तरह का सौंदर्य चित्रण इन्होंने किया। उधर आपने उसमें पढ़ा होगा निराला की संध्या सुंदरी कविता है, संध्या को एक सुंदरी बना दिया, एक नायिका बना दिया, फिर उसको सौंदर्य मान्यता अलंकार के रूप में किया उन्होंने। मान्य वहां को आरोप कर दिया संध्या के ऊपर, प्रकृति चित्रण है और प्रकृति चित्रण में साथ साथ में सौंदर्य चित्रण भी। देखिए क्या कहा है, संध्या को सुंदरी का बताते हुए उन्होंने लिखा है एक जगह, आपके सिलेबस में थी संध्या सुंदरी कविता, अब इसको परिवर्तित कर दिया, उसकी जगह दूसरी कविता लगा दी। पहले आप उसमें संध्या सुंदरी थी, संध्या को सुंदरी के रूप में कहा। तो उन्होंने कहा है क्या कहा, दिवस अवसान का समय मेघ में आसमां से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे, और वो भी कैसी,
अलसता की सी लता किंतु कोमलता की बेकली, सकी नीरवता के कंधे पे डाले वहां एक ऐसी अंबर फंसे चली। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा है कि जैसे ही संध्या रूपी नायिका आकाश से जैसे ही वो पृथ्वी पे आई परी की तरह धीरे 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 धीरे, तो क्या हुआ उसके साथ ही मानो ऐसा लगा कि जैसे मानो वो अपनी सखी नीरवता मौन को भी लिया। आपने देखा होगा जैसे ही संध्या होती है मौन छा जाता है, तो सखी नीरवता के कंधे में डाले वहां झांसी अमर पर से चली, इस तरह वो अंधकार के रूप में आकाश पर से पृथ्वी पे आ गई, तो संध्या को एक सुंदरी बना दिया। तो यहाँ भी इन्होंने सौंदर्य चित्रण किया। तो इस तरह छायावादी जो कवि है वो सौंदर्य चेतना के भी कवि हैं। इन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से प्रकृति का, मानव सौंदर्य का इस तरह से चित्रण किया। अगली जो विशेषता है वो है श्रृंगार। अब देखिए श्रृंगार होता है और उसके दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार ऋतिक छायावादी जो कवि हैं उनका जो श्रृंगार या सौंदर्य है वो छाया वो ऋतिकालीन कवियों की तरह मानसिक सौंदर्य नहीं। इनका जो सौंदर्य चित्रण है चाहे वो श्रृंगार के रूप में हो चाहे सौंदर्य के रूप में हो, इनका जो भी सौंदर्य चित्रण है या श्रृंगारी जो चित्रण है वो मार्शल और कामुक नहीं, उदार तथा लिए उदार प्रभाव लिए हुए हैं, आदर्श लिए हुए हैं। आ गया समझ? तो इन्होंने जो सौंदर्य श्रृंगार का वर्णन किया है वो श्रृंगार के भी दो पक्ष होते हैं, आपने देखा होगा श्रृंगार रस होता है, उसके दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां नायक नायिका एक दूसरे के आसपास होते हैं, जहां उनका स्पर्श चुंबन आलिंगन इस तरह का जो होता है वो संयोग श्रृंगार होता है। लेकिन छायावादी कवियों को आपने पढ़ा है आत्मा की वेदना के कवि, आत्मा की पीड़ा का वर्णन करने वाले कवि हैं, तो संयोग तो इनमें कमी है, वियोग श्रृंगार अधिक। तो अधिकतर छायावादी कवियों ने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि ये वियोगी कवि थे। और वियोग कब होता है? जब नायक नायिका का आपसी विछड़न, वियोग होता है, विरह होता है। तो इन्होंने अधिकतर वियोग श्रृंगार का अपनी कविताओं में वर्णन किया। आपने देखा होगा, लिखा है, आपके सिलेबस में है, आंसू काव्य में है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी को अपनी प्रियतमा की मन में आती है, स्मृति आती है, तो उसमें वो लिख रहे हैं, रो रो कर सिसक कर कहता हूं करूंगा। उस प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जो अज्ञात है, जो है भी नहीं, जो परमात्मा का रूप बन चुके उसको कह रहे हैं। क्या करें? रो रो कर सिसक कर कहता मैं करूं कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जाने अनजाने। तब मैं तो रो रो कर अपनी कोमल भावनाओं को करूं कहानियों को आपसे कह रहा हूं जो पुष्प की तरह है, और तुम उनको नोच रहे हो, कुचल रहे हो, और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो जिस तरह जानकार होकर भी अनजाने का सा व्यवहार। आगे और भी लिखा, एक जगह और भी है आपके सिलेबस में है, झंझा झकोर गर्जन था, झंझा झकोर गर्दन था, नीरद की वारिद माला, झंझा झकोर गर्दन था, नीरद की वारिद माला, पाकर इस सुन्न हृदय को आकर सबने डेरा। क्या था? जिस तरह आंधी तूफान आते हैं और आंधी तूफानों के साथ मानो बिजली की घटाओं में बिजलियां चमकने लग जाती है, बेघटाओं में बिजलियां चमकने लग जाती है, और वो सब आकर के मानो प्रकृति रूप नायिका को आकर डेरा डाल देती है, प्रकृति के ऊपर इस तरह का आक्रमण कर देती है, चढ़ाई कर देती है। उसी तरह मानो वो बिरहने आकर के और मेरे सुनसान हृदय पर आकर के डेरा डाल दिया। वो बिरहने का मतलब प्रियतमा की स्मृति में आकर के डेरा डाल दिया। पंत ने लिखा है, पंत ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा, वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा, वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा गान, वही होगी कविता अनजान। कुछ इस तरह का वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा गान। उसने लिखा है, उसने महादेवी वर्मा ने लिखा है, महादेवी वर्मा उनको तो मानो वेदना विरह की वेदना की कवित्री के रूप में जाना जाता है। महादेवी वर्मा ने लिखा है, आपके सिलेबस में है,
सुन मेरा अफसान है, सुन मेरा जन्म था अफसान है मुझको सवेरा। सुन मेरा अफसान है, सुन मेरा जन्म था अफसान है मुझको सवेरा। सुन मेरा जन्म था अफसान है मुझको सवेरा। प्राण आकुल के लिए, प्राण आकुल के लिए संगी मिला केवल अंधेरा। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में अच्छी हूँ, मैं लंबे विरह में पड़ी हूँ। इसलिए मिलन का मत नाम लो, संयोग का नाम मत लो। अगर और भी लिखा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, योग योग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रीतम का पथ आलोकित कर। प्रीतम कौन? वो अज्ञात सत्ता, वो परमात्मा रूपी प्रीतम, उसका पथ आलोकित करता है, जलता है। अगर तो इस तरह छायावादी जो कवि हैं उन्होंने अधिकतर वियोग या इस तरह विरह भावना का या वियोग श्रृंगार का वर्णन कविता में किया है। इसके बाद छायावादी कविता की जो अगली विशेषता है, छायावादी कविता की अगली जो विशेषता है वो है नारी की उदारता। नारी को उदार रूप में चित्रण करना, नारी के प्रति सम्मानजनक चित्रण करना, नारी को काव्य में सम्मान प्रदान करना, जो आपको अगले वीडियो में कल बताई जाएगी।